Hello everyone, welcome back to the PhysioBen, where we break down complex medical concepts into easy actionable insight. Today's lecture is packed with valuable knowledge on bronchial asthma, designed to enhance your understanding and sharpen your skills in the field of medicine. Ready to level up your medical game? Let's jump right in. So in today's lecture, we will discuss about the left portion of bronchial asthma. पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा, ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग देखी, FEV1 परसेंटेज देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्थमा के एंड ट्रिगर्स एंड क्लिनिकल फीचर्स पढ़े ब्रोंकियल एस्थमा के। सो जिन्होंने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज जाकर के मेरे चैनल पे देख लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं ब्रोंकियल एस्थमा का, तो उसमें हमें सबसे पहले ड्यू टू क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन, इसके वजह से हमें इओसिनोफिल्स काउंट जो है वो या तो नॉर्मल रहेगा या तो मोर देन 300 सेल्स पर माइक्रोलीटर देखने को मिलेगा। चारकोट लेडन क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। इट इज इओसिनोफिलिक प्रोटीन जो है वो बाइपिरामिडल शेप का हो जाएगा। सीरम आईजी आपको इंक्रीज दिखाई देगा। म्यूकस प्लग दिखाई देगा ब्रोंकियल एस्थमा में, दैट इज कुशमैन स्पाइरल्स भी कहते हैं। म्यूकस प्लग को कुशमैन स्पाइरल्स भी कहते हैं। मास सेल प्रोडक्शन होगा ब्रोंकियल एस्थमा में। पैथोफिजियोलॉजी में हमें ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा एंड सम म्यूकोसल ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियोला बॉडीज देखने को मिलेगा। डेट इज क्रियोला बॉडीज क्या होता है, तो स्लग्ड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो कि हमें स्पूटम में दिखाई देता है। इन्वेस्टिगेशंस में ब्रोंकियल एस्थमा के चेस्ट एक्सरे नॉर्मल दिखेगा। स्पायरोमेट्री में हमें कुछ फाइंडिंग्स दिखाई देगी, जैसे कि FEV1 डिक्रीज मिलेगा, पिक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वो भी कम रहेगा। FEV1/FVC रेशियो will be less than 0.7, which is the diagnostic criteria for obstructive airway disease. Total lung capacity and residual volume is also increased during attack of bronchial asthma. What can do for asthma? We can do mitigation, that is prevention of asthma through decreased exposure to allergens. We can also do allergen immunotherapy. We can take vaccines for pneumococcal and influenza. We can also give bronchodilators or reliever medications. Reliever targets smooth muscle, while controller medications targets inflammation in the airways. Now it's time for treatment part. तो ब्रोंकियल एस्थमा के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या देते हैं? सो द फर्स्ट वन इज बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट में आता है हमारा साबा, डेट इज शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। मस्केरिनिक एंटागोनिस्ट भी हम लोग यूज करते हैं, डेट इज सामा एंड लामा। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स एंड एंटी-IgE। एंटी-IgE में हम लोग ओमालिजुमैब। अब कौन सा ड्रग हमें कब देना है ये हम लोग देखेंगे अभी। अगर माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा है तो इसमें हम लोग ओनली साबा देते हैं, दैट इज सैल्ब्यूटामॉल एंड एल्बिट्रॉल। बट इफ इट इज स्टिल परसिस्टेंट देन हम लोग कंट्रोलर मेडिकेशंस, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करेंगे। मॉडरेट एस्थमा में हम लोग इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड लाबा देंगे। लाबा में साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मोटेरॉल। मैंने माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एस्थमा ये पढ़ा चुकी हूँ मैं मेरी पिछली वीडियो में, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। मॉडरेट परसिस्टेंट एस्थमा में हम लोग लामा का यूज करते हैं। ऑन नाइट अवेकनिंग और एक्सेसरबेशन होने पे हम लोग प्रेडनिसोलोन देना प्रेफर करेंगे।
एंड सीवियर एस्थमा के केस में हम लोग 1 आवर नेबुलाइज करेंगे साबा से, एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे एंड मैग्नीशियम एंड O2 देना प्रेफर करेंगे सीवियर एस्थमा के केस में।